आज इस बुलेटिन में बात होगी खड़गे के पत्र से घिरी मोदी सरकार की, किसानों के ट्रैक्टर मार्च की, बात करेंगे राज्यसभा चुनाव में बिगड़ते बीजेपी के गणित की, इंडिया को मिले बीएसपी के साथ की, जानेंगे तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा से क्यों बढ़ती जा रही है एनडीए की परेशानी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके अलावा तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने 17 दिन बाद खत्म किया अनशन, बिना अनुमति के प्रदर्शन करने के आरोप में मामला दर्ज। नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी छोड़ने की बातों को बताया गलत, कहा कांग्रेस के साथ ही रहूंगा, वीडियो शेयर कर किया बड़ा दावा। रांची टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 3-1 से ली निर्णायक बढ़त, इंग्लैंड ने दिया था 192 रनों का टारगेट। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 353 अंकों की गिरावट के साथ 72,790 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 91 अंकों की गिरावट के साथ 22,122 अंक। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने देश के युवाओं पर फोकस बढ़ा दिया है। पेपर लीक का मामला हो या फिर रोजगार का, कांग्रेस दिया है तो कहा कि करीब 2 लाख नौजवानों ने दावा किया कि इजाजत नहीं दी जा सकती। मैं आपसे ये सुनिश्चित करने की अपील करता हूँ। मिला, उन्होंने मुझे बताया कि 2019 और 22 के बीच लगभग 2 लाख अभ्यर्थियों को सूचित किया गया था कि उन्हें तीनों सशस्त्र सेवाओं यानी सेना, नौसेना और वायुसेना में चयनित कर लिया गया है। 31 मई 2022 तक उन्हें विश्वास था कि उन्होंने अपने सपने और उन्हें केवल अपनी लागू कर दी, जिससे इन नौजवानों के सपने चकनाचूर हो गए। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी खड़गे के इस पोस्ट को साझा करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, देशभक्ति और बहादुरी से भरे सैन्य उम्मीदवारों के लिए न्याय की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। कठिन तपस्या के बाद भी सशस्त्र बलों में चुने गए 2 लाख युवाओं को नियुक्ति नहीं मिली। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अग्निवीर योजना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मन में देशभक्ति और सेवा की भावना लिए देश भर के लाखों युवा दिन रात मेहनत करते हैं। ठंडी गर्मी हो या बरसात, सुबह जल्द उठकर दौड़ने का अभ्यास करते हैं। वे सोचते हैं कि सेना में जाएंगे, देश की सेवा भी करेंगे और रोजगार भी मिलेगा। भाजपा सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर देश के लाखों होनहार युवाओं के सपनों को कुचल दिया है। लाखों पद खाली, करोड़ों युवा बेरोजगार, यही मोदी की गारंटी है। हालांकि अब देखना होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की इस चिट्ठी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की क्या प्रतिक्रिया होती है। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है तो एमएसपी की मांग को लेकर किसान सवाल कर रहे हैं। आज किसानों ने देश भर में ट्रैक्टर मार्च भी निकाला। दिल्ली कूच का भी किसान ऐलान कर चुके हैं। किसानों की मांग और उनके गुस्से से मोदी सरकार मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही है। पंजाब हरियाणा की बॉर्डर पर 2 हफ्ते से किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच जब खनौरी बॉर्डर पर 21 फरवरी को किसान दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो एक युवा किसान की जान चली गई थी, जिसके बाद से किसानों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस बीच 26 फरवरी को किसानों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नीतियों के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्राहा की ओर से ये सबसे बड़ा लंबा ट्रैक्टर मार्च का काफिला था। किसानों ने अपने ट्रैक्टर रोड के एक किनारे खड़े कर घंटों विरोध प्रदर्शन किए। मार्च के दौरान इस बात का ध्यान रखा गया कि सड़क पर चल रही दूसरी गाड़ियों को समस्या न हो। इस दौरान किसान नेता ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसानों के पक्ष में सरकार आए, लेकिन सरकार किसानों के पक्ष में न रहकर उद्योगपतियों के पक्ष में जा रही है। जब तक WTO से भारत बाहर नहीं आएगा, किसान की दशा नहीं सुधरेगी। हम शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे हैं और आज का हमारा 40 किलोमीटर का लंबा ट्रैक्टर मार्च था। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा के प्रधान जगजीत डल्लेवाल ने कहा कि सरकार किसानों को गोली मारने वालों पर कार्रवाई करे। पंजाब के अंदर घुसकर किसानों को उठाने, पीटने और ट्रैक्टर तोड़ने वालों पर भी कार्रवाई हो। वहीं किसानों ने मोदी सरकार को 29 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। किसानों का कहना है कि अगर समाधान नहीं हुआ तो 14 मार्च को देश भर के किसान दिल्ली में महापंचायत करेंगे। किसानों ने तो बीजेपी को पहले ही मुश्किल में डाल रखा है और अब बीजेपी अपनी ही रणनीति से खुद ही फंसती दिखाई दे रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जो रणनीति तैयार की थी उसमें उसे ही हार मिलती दिखाई दे रही है। तो कैसे अपने ही बुने जाल में फंसी है बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 राज्यसभा सीट के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होना है। तीनों ही राज्यों में उसी दिन चुनाव परिणाम भी सामने आ जाएंगे।
बीजेपी ने इन राज्यों में एक उम्मीदवार अतिरिक्त उतार दिया है और बीजेपी का ये फैसला अब उस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी की जीत तय मानी जा रही है। चुनाव जीतने के लिए हिमाचल प्रदेश में 35 वोटों की जरूरत है, जबकि कांग्रेस के पास 40 और बीजेपी के पास सिर्फ 25 विधायक ही हैं। राज्य में सरकार भी कांग्रेस की है, इसलिए सिंघवी की जीत तय मानी जा रही है। जबकि कर्नाटक की 4 सीटों में 3 पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही थी और 1 सीट बीजेपी को मिलनी थी, लेकिन बीजेपी ने 1 और सीट पर उम्मीदवार उतार दिया है, जिस कारण से वोटिंग की जरूरत पड़ गई है। राज्य में 1 सीट जीतने के लिए 45 वोटों की जरूरत है। कांग्रेस के पास 134 विधायक हैं, यानी 2 उम्मीदवार आसानी से जीत जाएंगे, जबकि तीसरे के लिए 1 वोट कम है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास 66 विधायक हैं, उसका 1 उम्मीदवार आसानी से जीत जाएगा। जेडीएस के 19 विधायकों का समर्थन मिल जाए तो दूसरे उम्मीदवार की जीत के लिए 5 वोट कम पड़ेंगे। इस बीच बीजेपी और जेडीएस के 1-1 विधायक के क्रॉस वोटिंग की बात भी कही जा रही है, यानी बीजेपी उम्मीदवार की हार के साथ यहां पार्टी में बगावत भी दिखाई दे रही है। इसी तरह से यूपी की बात की जाए तो यहां 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है। राज्य में 1 सीट जीतने के लिए 37 विधायकों के वोटों की जरूरत है। सपा ने 3 और बीजेपी ने 8 उम्मीदवार उतारे हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन के पास 110 सीट है, लेकिन सपा के 1 विधायक को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला है। ऐसे में सपा को 3 सीट जीतने के लिए जरूरी 111 वोटों में 2 की कमी दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को 8 उम्मीदवार जिताने के लिए 296 वोटों की जरूरत है और एनडीए के पास 288 वोट ही हैं और इसमें भी कई विधायक पाला बदलने की तैयारी में दिख रहे हैं। खासकर सुभाषपा और आरएलडी के आधा दर्जन विधायक सपा उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। ऐसे में बीजेपी की यूपी में भी हार तय मानी जा रही है। तीनों ही राज्य में बीजेपी मुश्किल में है, तो दूसरी तरफ बीएसपी प्रमुख मायावती के तेवर भी उसे परेशान कर रहे हैं और अब मायावती ने जो बयान दिया उससे इंडिया खेमे में खुशी दिख रही है, तो बीजेपी खेमे में चिंता। तो क्या कहा है बीएसपी चीफ ने, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में हाल ही में हुई पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद युवाओं ने परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जबरदस्त आंदोलन किया। कांग्रेस ने आंदोलनकारी युवाओं का साथ दिया। इस दौरान कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी यूपी में ही थी और राहुल गांधी ने छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए योगी सरकार को घेर लिया था। दबाव में सीएम योगी ने परीक्षा रद्द कर 6 महीने में ही दोबारा पेपर कराने का ऐलान किया था और अब इस मामले में बीएसपी चीफ मायावती ने भी कांग्रेस नेताओं के सुर में सुर मिलाया है। बीएसपी चीफ ने कहा, यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने से संबंधित परीक्षा का रद्द होना अति गंभीर और चिंतनीय है। इससे राज्य और सरकार की बड़ी बदनामी के साथ ही युवाओं और बेरोजगारों का भविष्य खराब होकर उनका जीवन दांव पर लग जाता है। यूपी आखिर कब पेपर लीक मुक्त प्रदेश होगा? सरकार इस ओर ध्यान दे। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल भी यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर यूपी में कब परीक्षा सामान्य रूप से हो पाएगी, कब बिना पेपर लीक हुए सरकार परीक्षा करा पाएगी। विपक्षी दलों के साथ बीएसपी चीफ के आने से साफ है कि यूपी की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। मायावती ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है, तो एनडीए की मुश्किलें तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा ने बढ़ा रखी है। तेजस्वी यादव की 10 दिनों की इस यात्रा में उमड़ रही भारी भीड़ अगर वोटों में बदलती है तो बीजेपी के लिए बिहार में खाता खोलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो किस तरीके से तेजस्वी यादव अपनी यात्रा में सरकार पर बोल रहे हैं हमला, देखिए इस रिपोर्ट में। विपक्ष की भूमिका में आने के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार की जनता के बीच पहुंचे हैं। जन विश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव हर दिन बिहार के अलग अलग जिलों की यात्रा कर केंद्र और राज्य सरकार की पोल खोल रहे हैं, तो वहीं अपने 17 महीने की सरकार की उपलब्धियां भी लोगों को बता रहे हैं। तेजस्वी की यात्रा में जुट रही भीड़ से आरजेडी काफी उत्साहित है और बिहार में बड़े बदलाव के संकेत की बात कह रही है। दरअसल तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा का अब दूसरा चरण शुरू हो गया है और आज उनकी ये यात्रा भरगामा प्रखंड की सीमा खुजरी नहर के पास से जिले में प्रवेश करते हुए भरगामा, सुकेला मोड़, रानीगंज में रोड शो करते हुए अररिया आई। तेजस्वी ने रथ पर खड़े होकर जनता का अभिवादन किया। रोड शो करते हुए किशनगंज की तरफ यात्रा निकल गई। हालांकि यहाँ उन्होंने कुछ बोला नहीं। उधर रानीगंज में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी का भव्य स्वागत किया। शहर के बस स्टैंड में आरजेडी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया।
इस दौरान तेजस्वी यादव ने जनता को संबोधित किया और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि हम लोग नई सोच के हैं, हमें नया बिहार बनाना है। नया बिहार बनाने के साथ साथ हमारी इच्छा है कि सीमांचल और कोसी, जहां बिहार की सबसे अधिक गरीबी है, गरीबी के उत्थान का काम करें। हमने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां निकाली, सभी वर्गों का आरक्षण बढ़ाया, सभी वर्गों का सम्मान, सभी का उत्थान किया। हमने 17 महीने में तेजी से जनता का काम किया। वहीं नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जो 17 सालों में नौकरी नहीं देना चाहते थे, हमने 17 महीने में छीनकर नौकरी लोगों के साथ आने की अपील की है। अब आपको बता दें कि जन विश्वास यात्रा तेजस्वी की 26 फरवरी को नौगछिया भागलपुर होते हुए बांका में रात्रि विश्राम करेगी। 3 मार्च को पटना में महागठबंधन की बड़ी रैली होने वाली है और इस रैली की तैयारियों ने ही एनडीए को बैकफुट पर धकेल दिया है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में रुझान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले के पूरे रिकॉर्ड्स को देखने के बाद अब अर्जी देकर अब व्यास तहखाने में पूजा पहले की तरह जारी रहेगी। साथ ही जिला अदालत ने भी इस मामले में हिंदुओं के पक्ष निराशा ही हाथ लगी और ऑप्शन खुला हुआ है और संभवतः अब मुस्लिम पक्ष का अगला कदम सुप्रीम कोर्ट ही होगा। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा था कि डीएम को वाराणसी कोर्ट ने रिसीवर नियुक्त किया है, जो पहले से काशी विश्वनाथ मंदिर के सदस्य हैं, का जिक्र नहीं है। हाई कोर्ट ने पूजा जारी रखने का आदेश दिया है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी ईडी को कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं। दरअसल ईडी ने उन्हें एक और समन भेजा था, लेकिन दिल्ली के सीएम इस पर समन पर पेश नहीं हुए। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने ईडी के 7वें समन पर कहा कि क्या ईडी या केंद्र सरकार को कोर्ट पर भरोसा नहीं है, उन्हें कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए और उनके आदेश का इंतजार करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट हमसे कहती है कि जाओ तो हम जाएंगे। केंद्र सरकार का सिर्फ एक ही मकसद है कि गठबंधन तोड़ दो, हम गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। अब आपको बता दें कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगा चुकी है। हाल में ही दिल्ली की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज सहित कई आप नेताओं ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए थे और दावा किया था कि कई आप नेताओं को केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों द्वारा संभावित कार्रवाई को लेकर संदेश और धमकियां मिली हैं। वहीं ईडी के 7वें समन पर आम आदमी पार्टी ने जानकारी देते हुए कहा था कि सीएम केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। पार्टी का कहना है कि अभी तक ये मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसकी सुनवाई 16 मार्च को होगी। ईडी को बार बार समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अब आपको ये भी बता दें कि इसके साथ ही पार्टी ने कहा कि हम पर बार बार इंडिया गठबंधन छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। बीते सप्ताह अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नई आबकारी नीति मामले में 7वां समन भेजकर जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आज लंदन से भारत पहुंची कश्मीरी महिला प्रोफेसर को वापस ही लंदन पहुंचा दिया गया। वो भारत में संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों पर बोलने आई थी। सही भी बात है, कश्मीरी पंडित थी तो उनको धारा 370 के ऊपर बोलना चाहिए था, या कश्मीरी पंडितों की कश्मीर से बेदखली के ऊपर भी बोलना चाहिए था। उम्मीद है कि अगली बार से वो इस बात का ध्यान रखेंगे। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।